नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, भलाई कर बुराई से डर, पार्ट 2। सैनिकों ने तुरंत देवकांत को जकड़ लिया। आज मुझे विश्वास हो गया कि आज से पहले भी जो फूल चोरी होते रहे हैं वह भी इसी ने चुराए हैं। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, मैंने कोई चोरी नहीं की। यह वृक्ष मेरा है, इसके फूलों का मैं हकदार हूँ। हाँ, पहले जो फूल मैंने बाग से तोड़े थे वे इनसे इजाजत लेकर तोड़े थे और उनकी कीमत भी इनको दी थी। सुअर, एक तो चोरी करता है, ऊपर से सच्चा बनता है। महाराज के बाग में उगे हुए वृक्ष को अपनी बताता है। उफ, हा हा हा, बेचारा। जब सैनिकों ने देवकांत को मार मारकर अधमरा सा कर दिया तो प्रमुख माली उसके प्रति सहानुभूति जताता हुआ बोला, बस बस, अब रहने दीजिए सैनिक जी, बहुत खातिरदारी हो गई इसकी, अब इसे छोड़ दीजिए। नहीं, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसे महाराज के पास ले जाएंगे। यदि आप इसे छोड़ दें तो ये दोनों सोने के सिक्के आपके हो जाएंगे। सोने के सिक्के? दोनों सैनिकों ने झट से एक एक सिक्का ले लिया। हम इस भले मानस के कहने पर तुम्हें छोड़ दे रहे हैं। जाओ, भाग जाओ और फिर कभी इधर को मुंह मत करना। हाँ देवकांत, जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। ये कहीं तुम्हें महाराज के पास ले गए तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। असहाय देवकांत सब कुछ जानता समझता हुआ भी अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाता हुआ अपने घर की ओर चल दिया। देवकांत की नजरों से ओझल होते ही दोनों सैनिक और प्रमुख माली ठट्ठा मारकर हंस पड़े। हा हा हा, क्यों प्रभुदास, कैसा रहा हमारा नाटक? भाई वाह, तुम दोनों ने तो सचमुच ही कमाल कर दिया। इतनी जल्दी तुम उसे चित कर दोगे यह मैंने सोचा भी नहीं था। तब निकालो हमारा बाकी का इनाम, 4 और सोने के सिक्के। जरूर जरूर, यह लो अपना इनाम और जाकर अपनी अपनी पहरेदारी करो। ठीक है, वैसे तुम जरा भी चिंता न करना, देवकांत अब इधर लौटकर आने वाला नहीं है। सैनिकों के जाने के बाद प्रभुदास जमीन पर बिखरे उन फूलों को एकत्रित करने लगा जो देवकांत ने वृक्ष से तोड़े थे। इन फूलों का गुलदस्ता बनाकर मैं महाराज को पेश करूंगा और ढेर सारा इनाम पाऊंगा। इधर देवकांत सीधा चिड़िया रानी के पास पहुंचा और रोते रोते उसे सारा किस्सा कह सुनाया। ओह, यह तो बड़ा बुरा हुआ भैया, मैंने तो पहले ही तुम्हें मना किया था कि इस संबंध में किसी को कुछ मत बताना। सच कहती हो बहन, मुझसे वास्तव में बहुत बड़ी भूल हुई जो मैंने प्रमुख माली पर विश्वास किया। खैर, तुम दुखी मत हो, जो होना था हो गया। भगवान एक दिन जरूर उसे भी उसके किए की सजा देगा। अब तुम घर जाओ, मैं जल्द ही कोई ऐसा उपाय करूंगी कि तुम्हें भूखों न मरना पड़े। ठीक है मेरी प्यारी बहन, मैं चलता हूँ। और चिड़िया से विदा लेकर देवकांत उदास सा अपने घर लौट गया। इधर माली प्रभुदास ने जैसे ही चमत्कारी फूलों का एक गुलदस्ता तैयार किया, राजमहल का एक कर्मचारी उसके पास आ पहुंचा। प्रभुदास, महाराज ने तुम्हें याद किया है। मुझे? ओह, मैं तो स्वयं ही उनसे मिलने आ रहा था। चलो चलते हैं। महाराज ने अचानक मुझे कैसे याद किया? कहीं देवकांत ने मेरी शिकायत तो नहीं कर दी? लेकिन उसे तो मैंने सीधा घर जाते देखा था। कुछ ही देर बाद, महाराज की जय हो, आपने मुझे कैसे याद किया अन्नदाता? मैंने तुम्हें यह जानने के लिए बुलाया है प्रभुदास कि आज शाही बगीचे की ओर से इतनी प्यारी सुगंध किन फूलों से आ रही है। इस सुगंध ने हमें मदमस्त कर दिया है, हमारा रोम रोम पुलकित हो उठा है। हमें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हमारी उम्र 10 साल कम हो गई हो, जैसे हम अधेड़ा अवस्था से जवानी में लौट आए हों। वाह, आखिर फूलों ने महाराज को भी अपना चमत्कार दिखा दिया। अब तो निसंदेह मुझे तगड़ा इनाम मिलेगा। महाराज, यह अनोखा चमत्कार इन अनमोल फूलों का है। इन फूलों के गुलदस्ते को मैं स्वयं ही आपको भेंट करने आ रहा था। अच्छा, जरा देना तो। गुलदस्ता लेकर राजा ने उसे जैसे ही सूंघा, उसका रोम रोम झूम उठा। वाह, तबीयत प्रसन्न हो गई, बिल्कुल वैसी ही सुगंध है। प्रभुदास, यह किस पेड़ के फूल हैं और इसका नाम क्या है? महाराज, ये फूल मृत यौवन संजीवनी वृक्ष के हैं। इनको सूंघने से मनुष्य सदा जवान और स्वस्थ रहता है। क्या सचमुच? इसका परीक्षण आप स्वयं ही कर चुके हैं महाराज। ठीक कहते हो, इस अद्भुत वृक्ष को हम स्वयं अपनी आंखों से देखने के लिए उत्सुक हैं। तो देर किस बात की महाराज, आइए। शाही बाग तो स्वयं आपके दर्शनों को तरस रहा है। शाही बाग में निसंदेह
जितने फूल सुंदर हैं उतना ही वृक्ष भी सुंदर है। मैंने कई वर्षों की कड़ी मेहनत के पश्चात इसे उगाया है महाराज। इसकी देख रेख में मैंने अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। इसके फूल केवल रात में ही खिलते हैं और भोर होते ही लुप्त हो जाते हैं। तुम्हें इस अद्भुत वृक्ष का बीज कहाँ से मिला प्रभुदास? इसकी विशेषता देखते हुए तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ऐसे वृक्ष कम से कम धरती पर तो नहीं उगते। महाराज, इस वृक्ष का बीज मुझे एक परी ने दिया था, जिसकी मैंने किसी समय बहुत मदद की थी। फिर प्रभुदास ने राजा को एक मनगढ़ंत कहानी सुना दी। कहानी सुनकर राजा उससे बहुत प्रभावित हुए। मुझे नहीं मालूम था प्रभुदास कि मेरे राज्य में तुम जैसे योग्य, नेक और दयालु व्यक्ति भी हैं, जो तन मन धन से हमारी सेवा में जुटे हुए हैं। हम तुम्हारी वफादारी, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से बहुत प्रसन्न हुए। अतः इनाम स्वरूप फिलहाल यह रखो। कल सुबह दरबार में उपस्थित होना। हम तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं और दिलवाएंगे, जो वृक्ष के ऊपर आए खर्च की बाबत होगी। महाराज की हमेशा जय जयकार होती रहे। आप महान हैं महाराज, आप दयालु हैं। आपको ईश्वर सदा संपन्न रखे। हाँ, एक बात ध्यान रहे, कल से रोज तुम मुझे एक फूलों का गुलदस्ता पेश करोगे, जिसके बदले तुम्हें रोज 100 स्वर्ण मुद्राएं मिला करेंगी। जैसी आज्ञा महाराज। अगले दिन दरबार में जाकर प्रभुदास ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त कर ली और उसी रात से वह रोज चमत्कारी फूलों का गुलदस्ता बनाकर राजा को देने लगा। यह लो आज का परिश्रमिक। हुजूर का डंका हमेशा बजता रहे। राजा फूलों को सूंघता और बहुत खुश होता। वाह, जवाब नहीं इन फूलों का। कुछ ही दिनों में हमारी कायाकल्प हो गई। हम बूढ़े से जवान हो गए। उधर देवकांत ने चिड़िया रानी के कहने पर एक सेठ के यहाँ मेहनत मजदूरी करनी आरंभ कर दी, जबकि काइयाँ प्रभुदास दोनों हाथों से धन बटोर रहा था। कई दिन बीतने के पश्चात एक रात, अरे वह देखो, हैं मृत यौवन संजीवनी वृक्ष। परियां तुरंत नीचे उतरी। वह राजा का शाही बाग ही था। लेकिन यह वृक्ष यहाँ आया कैसे? यह तो किसी राजा का बाग लगता है। हाँ, लगता है यह वृक्ष उसी बीज से उगा है, जिसे हमने 1 माह और कुछ हफ्ते पहले यहाँ से 3 पहाड़ों के पार तालाब के किनारे गाड़ा था, और जो अगले ही दिन आश्चर्यजनक तरीके से गायब हो गया था। इसका मतलब यह हुआ कि उस समय हमारे पास कोई मनुष्य था, जिसने न केवल हमारी बातचीत सुन ली होगी, बल्कि हमारे जाने के बाद उसने उस बीज को भी निकाल लिया होगा। बिल्कुल यही बात हो सकती है। तब तो हमें उस चोर को सजा देनी चाहिए। ज़रूर देंगे, जब हमें मालूम हो जाएगा कि चोर असल में कौन है। उसका पता चलाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। जिसे इस पेड़ की विशेषता मालूम है, वह ज़रूर रात को फूल तोड़ने यहाँ आता होगा। ठीक कहती हो सखी, लेकिन जिस दिन वह हमारी निगाहों में आ गया, वह रात उसके जीवन की आखिरी रात होगी। आओ, अब हम इन फूलों का आनंद लें। यदि किसी ने हमें देख लिया तो वह भी अपनी जान से जाएगा। तब सारी परियां अपनी अपनी छड़ी एक तरफ रखकर पेड़ पर चढ़ गई और हंसी ठिठोली करती हुई फूल तोड़ने लगी। पेड़ से सारे फूल तोड़ने के बाद वे नीचे उतरी और एक स्थान पर बैठकर उन फूलों की माला आदि गूंथकर साज श्रृंगार करने लगी। इस तरह वे बाग में सारी रात हंसती खेलती रही और भोर होते ही अपने लोक की ओर उड़ गई। उस दिन से वे परियां रोज रात को वहां आने लगी, लेकिन वे आधी रात को आती थी, इसलिए उनका सामना कभी प्रभुदास से नहीं हुआ। प्रभुदास तो पेड़ पर फूल खिलते ही थोड़े से फूल तोड़कर उनका गुलदस्ता बनाकर राजा को दे देता था। विधि का विधान देखिए। राजा की पत्नी का स्वर्गवास हुए तो कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उनकी इकलौती जवान बेटी, जो कि 6 माह से विदेश भ्रमण करने के लिए गई हुई थी, अचानक एक दिन वापस लौटी। पिताजी, मेरी बेटी मधुमती, तुमने अपने आने की खबर क्यों नहीं भिजवाई? मैं बंदरगाह पर तुम्हें लेने आ जाता। मैं अचानक पहुंचकर आपको आश्चर्यचकित कर देना चाहती थी पिताजी। ओह, अचानक? अरे क्यों, क्या हुआ? तुम मुझे इस तरह घूर क्यों रही हो? यह आप 6 माह में अचानक जवान कैसे हो गए पिताजी? क्या कोई मृत यौवन संजीवनी आपके हाथ लग गई है? कुछ ऐसा ही समझ लो बेटी। अच्छा, पहले भीतर चलो, फिर आराम से बातें होंगी। लेकिन पिता और बेटी को एक दूसरे से मिलने की इतनी खुशी थी कि खाने पीने और इधर उधर की बातचीत करने के मध्य ना तो मधुमती को अपने पिता की जवानी का राज जानने का ध्यान रहा
और ना ही राजा ने इस बारे में उसे कुछ बताया। बेटी, रात बहुत हो गई है, अब तुम जाकर सो जाओ। बहुत अच्छा पिताजी, मुझे भी बड़े जोरों से नींद आ रही है। लेकिन मधुमती अपने शयन कक्ष में जाकर जैसे ही बिस्तर पर लेटी, आह, कितनी प्यारी सुगंध आ रही है, शायद बगीचे से आ रही है। ओह, वह पेड़ कितना चमक रहा है और उस पर लगे फूल भी कितने जगमगा रहे हैं। जरूर यह खुशबू उन्हीं फूलों से आ रही है। मधुमती उसी समय महल से निकलकर शाही बाग में पहुंच गई। निसंदेह यह खुशबू इसी वृक्ष के लुभाने फूलों से आ रही है। आहा, कितनी ताजगी भर रही है यह खुशबू मेरे शरीर में। ऐसा लग रहा है जैसे मैं जन्नत में उड़ी जा रही हूँ। और सौभाग्य या दुर्भाग्य से छहों परियां भी उसी समय उड़ती हुई शाही बाग के ऊपर पहुंची। अरे, वह देखो, शाही बाग में कोई लड़की मृत यौवन संजीवनी वृक्ष के फूल तोड़ रही है। जरूर यही वह चोरनी है जिसने हमारा चमत्कारी बीज चुराया था। आओ, चलकर इसे मजा चखाएं। वह फूल तोड़ने में मगन है, चुपचाप मेरे पीछे आओ। और इससे पहले कि राजकुमारी खतरे को भांप पाती, वह पत्थर का बुत बन गई। अब इसे सिवाय हमारे और कोई जिंदा नहीं कर पाएगा। इसकी यही सजा थी। इसे तो सजा मिल गई। आओ, अब फूलों की सुगंध का आनंद ले और अपना प्रिय खेल खेले। हाँ, चलो। अगले दिन भोर होने के साथ ही पूरे महल में हंगामा मच गया। गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। क्या हुआ शेर सिंह, यह तुम पसीने पसीने क्यों हो रहे हो? खैरियत तो है ना? महाराज, राजकुमारी साहिबा शाही बाग में पत्थर का बुत बनी खड़ी है। क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी बेटी को कुछ नहीं हो सकता। बाग में पहले से ही महल के नौकर चाकर और सैनिकों के साथ साथ प्रभुदास भी मौजूद था। सभी राजकुमारी की दशा पर आंसू बहा रहे थे। मेरी बेटी पत्थर का बुत नहीं बन सकती। उस अद्भुत वृक्ष के निकट पहुंचते ही राजा को जैसे काट मार गया। नहीं। लेकिन अगले ही पल, मेरी बेटी, यह तुम्हें क्या हो गया? कैसे हो गया? हे भगवान, यह तूने मेरी बेटी की क्या गत बना दी? क्या कसूर किया था मेरी मासूम बच्ची ने, जो तूने उसे यह सजा दी? कुछ देर तो राजा अपने फूटे भाग्य पर आंसू बहाता हुआ विलाप करता रहा, लेकिन फिर क्रोधित होकर बोला, प्रभुदास, इस पेड़ को तुम नहीं उगाया था। तुम ही बता सकते हो कि राजकुमारी फूल तोड़ते हुए पत्थर की कैसे हो गई। जल्दी जवाब दो, वरना मैं तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। मुझे कुछ नहीं मालूम महाराज, कहकर प्रभुदास रोता हुआ राजा के चरणों में गिर पड़ा। मुझे कुछ नहीं मालूम महाराज, मैं बेकसूर हूँ, मेरी जान बख्श दीजिए। नहीं, हम तुम्हारी जान इस तरह नहीं बख्श सकते। इस पेड़ को तुम नहीं उगाया है, अतः इसका जादू भी तुम ही जानते होंगे। जल्दी बताओ, हमारी बेटी पत्थर की कैसे बनी? अब प्रभुदास को सच्चाई बताने में ही अपनी भलाई नजर आई। महाराज, मैंने धन के लालच में आकर आपसे झूठ कहा था कि इस अद्भुत पेड़ को मैंने उगाया है। वास्तव में इस पेड़ को उगाने वाला देवकांत है, जिसे मैंने यहाँ से भगा दिया है। क्या? हाँ महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। इस वृक्ष को उसी ने 1.5-2 माह पहले उगाया था, लेकिन इस वृक्ष के फूलों की विशेषता जानकर मेरी नीयत डोल गई और उसे यहाँ से भगाकर इस पर अपना अधिकार जमा लिया। फिर प्रभुदास ने राजा को सारी बात बता दी। असलियत जानकर राजा का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। दुष्ट, कमीने, धोखेबाज, तुमने न केवल देवकांत से धोखा किया, बल्कि हमसे भी झूठ बोलकर ढेर सारा धन हड़पा। तुझे तो मैं देवकांत से भी कठोर सजा दूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए। नहीं, तुम्हें तुम्हारे किए का दंड अवश्य मिलेगा। सैनिकों, ले जाओ इस दुष्टपाजी को और जीवन भर के लिए काल कोठरी में डाल दो। जब सैनिक प्रभुदास को वहां से लेकर नजरों से ओझल हो गए, तो राजा अन्य सैनिकों से संबोधित हुआ। सैनिकों, तुम लोग इसी समय जाओ और देवकांत को जैसे भी हो पीटते घसीटते हुए मेरे सामने हाजिर करो। जो आज्ञा महाराज। आदेश के पश्चात राजा अपने महल लौट आया। यदि देवकांत ने मेरी बेटी को पुनः जीवित नहीं किया तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इधर सैनिक देवकांत के घर पहुंचे। संयोग से उस समय देवकांत घर पर ही था। चलो, महाराज ने तुम्हें इसी समय बुलाया है। लेकिन क्यों? क्योंकि बच्चे, तेरी वजह से राजकुमारी की जान पर बनी है। दुष्ट, तूने अपनी जादुई वृक्ष से राजकुमारी जी को पत्थर बनाया है। ले चलो सुअर को। उफ! और वे उसे मारते पीटते हुए राजमहल की ओर चल पड़े। मार्ग में
अरे, यह राजा के सैनिक देवकांत भैया को मारते पीटते हुए क्यों ले जा रहे हैं? क्या कसूर किया है देवकांत ने? मुझे तुरंत राजमहल पहुंचकर कारण जानना चाहिए। हाय, छोड़ दो मुझे, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ देर बाद सैनिकों ने देवकांत को राजा के सामने पेश किया। महाराज, मुझसे ऐसी क्या भूल हुई जो मुझे इस तरह मारते पीटते यहाँ लाया गया है? अन्नदाता, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। तुम्हारा यह जुर्म क्या कम है कि तुमने हमारे शाही बगीचे में ऐसा जादुई पेड़ उगाया जिसे छूते ही हमारी एकमात्र बेटी पत्थर का बुत बन गई। पत्थर का बुत बन गई? हाँ, बताओ, वह पत्थर का बुत कैसे बन गई और पुनः कैसे जीवित हो सकती है? कहीं आप मृत यौवन संजीवनी वृक्ष की तो बात नहीं कर रहे हैं महाराज? हाँ, मैं उसी मायावी वृक्ष की बात कर रहा हूँ। मैंने वह वृक्ष लगाया अवश्य था महाराज, लेकिन यह मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम कि राजकुमारी जी पत्थर का बुत कैसे बन गई। तू जरूर कोई दुष्ट जादूगर है, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। महाराज, तभी, ठहरो राजन, इस तरह जल्दबाजी में काम मत लो। आहा, चिड़िया बहन, एक चिड़िया और मनुष्य की बोली। तुम कौन हो चिड़िया, और इस दुष्ट को मौत के घाट उतारने से तुमने मुझे क्यों रोका? क्या तुम नहीं जानती कि इस पाजी के कारण मेरी बेटी पत्थर की बन गई है? जानती हूँ महाराज, और यह भी जानती हूँ कि इस समय आपके दिल पर क्या बीत रही होगी, लेकिन इसमें देवकांत का कोई दोष नहीं। यह सब संयोग से हुआ है, अतः कृपया कर इसे छोड़ दीजिए। क्या मतलब? मतलब यह है कि यदि आपने देवकांत को मार दिया तो फिर आपको भी जीवन में कभी अपनी बेटी की सूरत दिखाई नहीं देगी। ओह, लेकिन तुम हो कौन जो इसकी इतनी हिमायत ले रही हो? मैं इसकी मुंह बोली बहन हूँ, मैंने ही इसे उस वृक्ष का अनमोल बीज लाकर दिया था। कहकर चिड़िया ने राजा को सारी कहानी कह सुनाई और अंत में बोली, राजन, मुझे विश्वास है कि यह सब उन्हीं परियों का किया धरा है और राजकुमारी को अब वही नई जिंदगी दे सकती हैं। आप देवकांत को छोड़ दीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि देवकांत के द्वारा आपकी बेटी को दोबारा जिंदगी मिल जाए। विश्वास तो नहीं होता, लेकिन तुम कह रही हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। लेकिन एक बात ध्यान रहे, यदि 3 दिन के भीतर मेरी बेटी मुझे जिंदा नहीं मिली तो इसके साथ साथ तुम्हें भी मौत की घाट उतरवा दूंगा, चाहे तुम भागकर पाताल में ही क्यों न छिप जाओ। मुझे स्वीकार है राजन। राजा ने देवकांत को आजाद कर दिया। चिड़िया देवकांत को अपने घोंसले पर आने के लिए कहकर वहां से उड़ गई। कुछ देर बाद वह चिड़िया के पास जा पहुंचा। तुम्हारी मदद करने का बहुत बहुत धन्यवाद बहन। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? राजकुमारी को जीवित करने का मुझे एक उपाय सूझा है देवकांत, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। सुनो। फिर चिड़िया देवकांत को धीरे धीरे कुछ समझाने लगी। सब कुछ समझाने के बाद अब तुम घर जाओ और अपने जख्मों की मरहम पट्टी करके आराम करो। रात को वैसा ही करना जैसा मैंने कहा है। ठीक है बहन। देवकांत ने घर पहुंचकर अपने जख्मों पर मरहम आदि लगाया और खा पीकर दिन भर आराम करता रहा। रात होते ही वह उठा और राजा के शाही बाग में जाकर एक झाड़ी के पीछे छिपकर बैठ गया। तब तक मृत यौवन संजीवनी वृक्ष पर फूल खिल चुके थे। उसकी दिल मोह देने वाली सुगंध चारों तरफ महक रही थी। आधी रात बीतने पर ओह, वे आ गई। बाग में उतरने के पश्चात पहले तो सभी परियां राजकुमारी के बुत को देखकर खूब हंसी। बेचारी, हा हा हा, चोरनी, हा हा हा, बुरी सजा मिली बेचारी को। फिर नित्य की भांति अपनी छड़ियां पेड़ के नीचे रखने के पश्चात वो पेड़ पर चढ़ी और फूल तोड़ने और उनकी माला आदि बनाकर अपने प्रिय खेल खेलने लगी, जबकि देवकांत चुपचाप पेड़ के नीचे पहुंचा और परियों की छड़ियां उठाकर अपने कब्जे में कर ली। अब इन परियों को मेरी बात माननी ही पड़ेगी। तभी एक परी की दृष्टि उस पर पड़ी। अरे सखियो, वह देखो, उस दुष्ट आदमी ने हमारी जादू छड़ियां अपने कब्जे में कर ली हैं। अरे ओह! सभी दौड़ी दौड़ी देवकांत के पास पहुंची। ए, कौन हो तुम? लाओ, हमारी छड़ियां हमें वापस दो। जानते नहीं कौन है हम? मैं आप लोगों को खूब अच्छी तरह से पहचानता हूँ परी जी। आप लोगों की वजह से ही तो मेरी यह दुर्दशा हुई है। अब इस शर्त पर मैं आपकी छड़ियां वापस कर सकता हूँ कि आप राजकुमारी जी को पुनः जिंदा कर दें। नहीं, हम इस चोरनी को हरगिज जिंदा नहीं करेंगे। तब मैं आप लोगों की छड़ियां तोड़ डालता हूँ। अरे नहीं, हमारी छड़ियां मत तोड़ना।
तो बताओ, तुम लोग मेरी बात मानने के लिए तैयार हो या नहीं? यदि तुम्हारी कोई और शर्त हो तो बताओ, लेकिन इस लड़की को हम माफ नहीं करने वाली। हाँ, इसने हमारा कल्प वृक्ष का बीज चुराकर यहाँ बोया है। यह वृक्ष हमारे परीलोक की शान है और इसकी शान में गुस्ताखी करने वाले को हम बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकती। आप लोगों को भ्रम हुआ है परिदेवियों, चोर राजकुमारी जी नहीं है, चोर तो मैं हूँ। देवकांत ने उन्हें सारी कहानी कह सुनाई। देवकांत की दर्द भरी कहानी सुनकर सभी परियों का हृदय उसके प्रति सहानुभूति से भर उठा। ठीक है देवकांत, तुम्हें जो कष्ट मिला उसके बदले हम राजकुमारी को पुनः जिंदा कर देंगे, लेकिन इसके साथ ही यह वृक्ष हम अपने साथ ले जाएंगे। नहीं, यह नहीं हो सकता। यदि आप लोग यह वृक्ष अपने साथ ले गई तो मुझ गरीब की जीविका कैसे चलेगी? उसके लिए तुम चिंता न करो, हम तुम्हें राजा के महल से भी बड़ा और सुंदर महल देंगे तथा इतना धन देंगे कि तुम्हें कभी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम किसी राजा से कम नहीं रह जाओगे। यदि ऐसी बात है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, तुम अपना वृक्ष अपने साथ ले जा सकती हो। तो लाओ, हमारी छड़ियाँ हमें वापस करो। देवकांत ने उनकी छड़ियाँ उन्हें वापस कर दी। तब एक परी ने अपनी छड़ी राजकुमारी के बुत से छुआई। जीवित हो जाओ। राजकुमारी तुरंत जीवित हो उठी। ओह, यह मुझे क्या हो गया था? आप लोग कौन हैं? हम सब परियां हैं राजकुमारी, लेकिन तुम्हें इनका एहसान मानना चाहिए। इन्हीं की वजह से तुम्हें नया जीवन मिला है। राजकुमारी को सारी बात मालूम हुई तो उसका हृदय देवकांत के प्रति प्रगाढ़ प्रेम से भर उठा। अच्छा देवकांत, अब हम चलते हैं। अपने घर पहुंचने पर तुम्हें तुम्हारा महल और उसमें रखा अपार धन मिल जाएगा। बहुत अच्छा है नेक परियों। तब एक परी अपनी छड़ी वृक्ष की ओर करके बोली, ए अमर वृक्ष, तुम हमारे साथ हमारे लोक चलो। अगले ही पल मुझे तो सब कुछ एक सुंदर सपने जैसा लग रहा है। तब तक भोर का उजाला चारों ओर फैलने लगा था। आइए राजकुमारी जी, मैं आपको आपके पिता तक पहुंचाऊं। आपको सही सलामत देखकर वे बहुत प्रसन्न होंगे। चलिए। और जब देवकांत राजकुमारी को लेकर राजा के पास पहुंचा, मेरी बेटी, पिताजी। आहा, तुम पुनः जीवित कैसे हो गई बेटी? तुम ठीक तो हो ना? आखिर यह करिश्मा हुआ कैसे? यह सब इनकी मेहरबानी से हुआ है पिताजी, कहकर राजकुमारी ने सारी बात बता दी। राजा ने प्रसन्न होकर एक दिन अपनी बेटी का विवाह देवकांत से कर दिया और देवकांत राजकुमारी के साथ परियों द्वारा दिए गए अपने महल में आनंद पूर्वक रहने लगा। वह अपनी मुंह बोली चिड़िया बहन से रोज मिलता और उसकी खैर खबर लेता रहता था। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।